हेलो बच्चों। इस क्लास में अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रबंध के मुख्य कार्य। यानी कि जो हमने अभी तक मैनेजमेंट के अंतर्गत जितना भी कुछ पढ़ा है, अब हम उससे आगे देखेंगे कि प्रबंधक जो है मुख्य रूप से कार्य क्या क्या करता है। तो जितने भी प्रबंधक हैं उनके कुछ ना कुछ कार्य होते हैं, लेकिन जितने भी प्रबंधकों की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं टॉप लेवल की मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, टॉप और मिडिल की। और कार्य बाकी और बाद में भी आएंगे कि लोअर लेवल मैनेजमेंट के क्या कार्य हैं। लेकिन यहाँ पे ये मान करके चलिए कि जितने भी टॉप लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के हैं लोग, उनके प्रमुख प्रमुख कौन कौन से कार्य होते हैं या किसी भी प्रबंधक के क्या कार्य हो सकते हैं। तो मेनली यहाँ पर 5 कार्य होते हैं किसी भी प्रबंधक के, या प्रबंध के 5 कार्य होते हैं। सबसे पहले वो अपनी योजना बनाते हैं, योजना बनाने के अनुसार संगठन का निर्माण करते हैं, और फिर संगठन में जितने भी लोग काम करेंगे उनकी नियुक्तियाँ करेंगे। सबसे पहले योजना बनाई, योजना के हिसाब से संगठन का निर्माण किया, संगठन का निर्माण करने के बाद जितने लोगों की ज़रूरत है उनकी अपॉइंटमेंट करी, उनको नियुक्ति करी, उनको अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए बुलाया। फिर बाद में उनको देखते हुए उनका निर्देशन किया। निर्देशन में 4 बातें आती हैं, उनको सुपरवाइज़ किया, उनको कम्युनिकेट किया अपने विचारों को, और नेता के तौर पर उनसे काम करवाया, और उनको धीरे धीरे अभिप्रेरणा भी दी, मोटिवेट भी किया। तो ये चारों पॉइंट निर्देशन में आते हैं, डायरेक्शन में आते हैं, और लास्ट में उनके कामों को नियंत्रित किया जाता है। अब एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करवा दूं कि 1 2 3 4 5 ये 5 सेपरेट चैप्टर्स हैं जो हम इस पूरी की पूरी बुक में पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा इनके बारे में। ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्वेश्चन दे रखा है, अगर मैं ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा तो फिर 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, तो अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। हर एक टॉपिक के बारे में एक पूरा चैप्टर बना हुआ है और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। तो जब हम जैसे मान लीजिए नियोजन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें कम से 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे नियोजन वाले चैप्टर में। संगठन में भी 10 से 12 क्वेश्चन करने हैं, इसी तरह से इसके अंदर, इसी तरह से इसके अंदर, इसी तरह से इसके अंदर। तो जब हमें पता है कि सेपरेट चैप्टर इनके पढ़ने हैं तो अभी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता या ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि ये इस चैप्टर में आया हुआ है क्वेश्चन, तो इससे रिलेटेड 1 2 क्वेश्चन और भी बनेंगे समन्वय वाले, तो इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है। तो ये 5 कार्य हैं प्रबंधकों के, अब उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हिंट ले लेते हैं। तो सबसे पहला कार्य आपको मैंने बताया नियोजन, कि प्रबंध का सबसे पहला कार्य क्या है, योजना बनाना, नियोजन करना, प्लानिंग करना। तो जैसे कोई भी फैक्ट्री अगर खोली जाती है, कोई भी कंपनी खोली जाती है, तो उसके बारे में पहले से निश्चित किया जाता है कि हमें करना क्या है, फैक्ट्री किस चीज़ की खोलें। उसके बाद अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि भी कंपनी किस चीज़ की स्टार्ट करनी है, तो उसके बाद आता है कि कैसे की जाएगी, कंपनी आखिर स्टार्ट कैसे की जाएगी, पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। ठीक है, और जब ये भी चीज़ डिसाइड कर ली कि क्या करना है और कैसे किया जाएगा, तो फिर ये चीज़ डिसाइड की जाती है कि कब से करना है, इसी साल स्टार्ट करें, अगले साल स्टार्ट करें, अभी खाली बस पैसे वैसों का इंतजाम करके रखें, मतलब कब से स्टार्ट करें। और फिर लास्ट में आता है पॉइंट कि कौन उस कार्य को पूरा करेगा, कौन कौन लोग, कितने लोगों की ज़रूरत होगी, कौन कौन लोगों की आवश्यकता होगी, पैसे का इंतजाम कौन करेगा, मशीनों का निर्माण कौन करवाएगा, मतलब मशीनों से निर्माण कौन करवाएगा, लेबर कितनी लगाई जाएंगी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। मतलब अपनी फैक्ट्री को या अपनी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले जिन जिन बातों के बारे में हम पहले से प्लानिंग करके रखते हैं, वो सारी की सारी बातें क्या कहलाएगी, नियोजन करना। तो नियोजन के अंतर्गत ये मुख्य तौर पे 4 बातें देखी जाती हैं कि क्या काम करना है, उस काम को कैसे करना है, उस काम को कब करना है, और उस काम को कौन पूरा करेगा। तो इन चारों बातों का निर्णय हम इस पहले कार्य में लेते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही इस कार्य के अंतर्गत बताऊंगा, बाकी जब हम चैप्टर करेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कार्य हो गया इन बातों के बारे में सोचना। मतलब अगर सिंपल लेमन लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो भविष्य के बारे में पहले से थोड़ा सा अंदाज़ा लगा करके चलना। भविष्य में हम किस किन कामों को करेंगे, कैसे करेंगे, किसके द्वारा करेंगे, कब करेंगे, इन सब बातों के बारे में अध्ययन करना नियोजन कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। फिर सेकंड कार्य होता है, जब हमने प्लानिंग कर ली कंप्लीट कि भाई ये काम करेंगे, इस टाइम करेंगे, तो प्लानिंग करने के बाद जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी मैंने कि नियोजन में जो योजना बनाई गई है उसे वास्तविक रूप में ढालने के लिए, अभी तो केवल योजना ही तो बनी है, योजना ये थोड़ा ना कि हम गोल तो पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं, उद्देश्य और नीतियाँ पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं, लेकिन उन कामों को केवल योजना तौर पे थोड़ा ना रखा जाएगा, उन योजना को वास्तविक रूप भी तो देना जरूरी है।
जैसे मान लीजिए हमने अगले साल के लिए सोचा कि 1000 करोड़ की सेल करनी है, तो 1000 करोड़ की केवल सेल के बारे में सोचने से ही काम नहीं चलेगा। उसको 1000 करोड़ की सेल के लिए हमें रॉ मटेरियल भी चाहिए। उन लोगों उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर बनाने के लिए लोगों की भी आवश्यकता पड़ेगी, मशीनरी की भी आवश्यकता पड़ेगी। जहाँ से माल खरीदा जाएगा उसके साथ किस प्रकार का रिलेशन रखना है, उसके लिए हमें लोगों से बातचीत करने के लिए भी लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। जो परचेज डिपार्टमेंट की भी आवश्यकता पड़ेगी, परचेज करने वाले लोगों की भी आवश्यकता पड़ेगी, माल बनाने के लिए भी लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। जहाँ पर कच्चे माल को रखा जाएगा वहाँ पर स्टोर की भी आवश्यकता पड़ेगी। जहाँ माल को बनाया जाएगा उस फैक्ट्री की भी आवश्यकता पड़ेगी। माल जहाँ पर बनेगा वहाँ पर जो मशीनें होंगी उन मशीनों की भी आवश्यकता होगी। फिर तैयार माल को जहाँ रखा जाएगा उस स्टोर की भी आवश्यकता होगी, उस स्टोर को संभालने वाले व्यक्ति की भी आवश्यकता होगी। माल को लाने और ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, जब माल को बेचा जाएगा तो बेचने वाले जो लोग हैं उनकी भी आवश्यकता होगी। बेचने के बाद डेटर्स जो हैं हमारे, जिनको हमने उधार माल बेचा है, उनके साथ किस प्रकार की डीलिंग करनी है कम्युनिकेशन के लिए, तो उन लोगों की, मार्केटिंग के लोगों की भी आवश्यकता होगी। पैसा कलेक्ट करके लाने वालों के लिए जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उन लोगों की भी आवश्यकता होगी। पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को, मतलब जितने भी कागजी कार्रवाई है उसके लिए लॉयर वगैरह, मतलब कि जो लॉ की जानकारी रखने वाले लोग हैं उनकी भी आवश्यकता होगी। अकाउंट संभालने वाले लोगों की भी आवश्यकता होगी। इन जितने लोग हैं उनको मैनेज करने के लिए, यानी कितने लोगों की आवश्यकता है, उनकी पदोन्नति करना, उनको प्रमोशन करना, उनको ट्रेनिंग दिलवाना, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर या ह्यूमन रिसोर्स के जो लोग हैं उन लोगों की भी आवश्यकता होगी। और इन सबको संभालने के लिए मैनेजर्स की भी अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी। तो पूरा का पूरा जो कितने लोगों की ज़रूरत है वो तो हमने नियोजन में देख लिया, ठीक है। लेकिन क्या सारे, जैसे मान लीजिए 1000 करोड़ की सेल करने के लिए हमने सोचा कि हमारे को 600 लोगों की आवश्यकता है। सब हर एक बंदे का हमने काम देख लिया और हमने सोचा कि 600 लोगों की आवश्यकता है। तो ध्यान से समझिएगा मेरी इस बात को कि क्या उन 600 लोगों को केवल और केवल माल खरीदने के लिए लगाएंगे क्या? हमने 600 लोगों की अपॉइंटमेंट करने के बारे में सोच लिया और जैसे 600 लोग आने के बारे में हो गई बात, तो क्या उन 600 लोगों को माल खरीदने के लिए भेज दें क्या हम? फिर वो 600 लोग माल खरीद के लिए आए तो उन 600 लोगों को माल बनाने के लिए भेज दें कि चलो भाई अब तुम माल तो खरीद लाए हो, अब तुम ऐसा करो माल बनाओ, सारे के सारे लोग। फिर जैसे उन 600 लोगों ने माल बना दिया फिर उन्हें माल बेचने के लिए भेज दें। तो ऐसा करेंगे तो जिस समय माल वो बना रहे होंगे तो माल खरीदने का काम तो सारा बंद हो जाएगा, और जिस टाइम माल बना लिया तो जब बेचने भेजेंगे तो माल बनने का काम बंद हो जाएगा। तो भैया सारे, हर एक व्यक्ति हर काम नहीं करेगा, तो हमें एक ढांचे का निर्माण करना पड़ेगा, एक संगठन बनाना पड़ेगा। और संगठन में क्या होगा कि भैया इतने लोग तो केवल और केवल परचेज डिपार्टमेंट में रहेंगे। ये लोग केवल, जैसे मान लीजिए हमने 50 लोगों को बोल दिया कि तुम लोग केवल क्या करोगे, केवल परचेज का काम करोगे। और हमने एक डिपार्टमेंट बना दिया कि भाई तुम्हारा डिपार्टमेंट परचेज है, और उसके ऊपर एक बंदे की हमने अपॉइंटमेंट कर दी कि तू भाई 50 लोगों को संभाल। तो 50 लोग केवल परचेज का काम कर रहे हैं, पूरी ऑल ओवर इंडिया से, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से सामान खरीद के लेकर आ रहे हैं, सस्ता जहाँ से मिल सकता है। उसके लिए अपनी नीति वो अलग बनाएंगे अपने डिपार्टमेंट की, और 1 या 2 लोगों को उनका संभालने के लिए, उनका प्रबंध करने के लिए बैठा दिया। तो हमने एक अलग से परचेज डिपार्टमेंट बना दिया। इसी तरह से माल को बनाने के लिए हमने जो बाकी के 550 उनको नहीं छोड़ा, उन 550 में से जो लोग माल बनाने के लिए उपयुक्त हैं, उचित लोग हैं, उनको हमने माल बनाने के लिए छोड़ दिया कि भाई आप यहाँ पर प्रोडक्शन का काम करो। और उनका काम संभालने के लिए हमने वहाँ पे सुपरवाइज़र भी लगा दिए, और उन सुपरवाइज़र और उन कर्मचारी वर्ग को संभालने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर को और असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर को बैठा दिए, और उन प्रोडक्शन मैनेजर और असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर, सुपरवाइज़र और लेबर को संभालने के लिए एक ऊपर से जनरल मैनेजर बैठा दिया। ठीक है, तो ये जो है कि मान लीजिए 300 लोग वहाँ पे लग गए, 300 लोगों को संभालने के लिए 5-6 हमने सुपरवाइज़र लगा दिए, और 1 और 2 या 3 प्रोडक्शन मैनेजर और असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर लगा दिए। और पूरे डिपार्टमेंट का नाम हमने क्या रख दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जिस तरह से हमने परचेज डिपार्टमेंट बनाया था उसी तरह से हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया। इसी तरह से हमने सेल डिपार्टमेंट बना दिया कि भाई 40 लोग केवल और केवल सेल का काम करेंगे। इन 40 लोगों के ऊपर हमने 4 लोगों को बना दिया कि भैया आप इन लोगों को संभालो, इन 40 लोगों को आप दिशा निर्देश दो। ठीक है, तो ये 40 लोग प्लस 4 लोग, और इसके ऊपर एक और मेन बंदा जो सेल डिपार्टमेंट का मुखिया होगा। तो 45 लोगों की हमने एक स्ट्रक्चर बनाया कि 45 लोग हमारे सेल डिपार्टमेंट में काम करेंगे ताकि हमारी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। फिर सारे के सारे अकाउंट्स को संभालने के लिए हमने 10 लोगों की अपॉइंटमेंट कर दी,
कि भैया आप क्या नाम है अकाउंट डिपार्टमेंट संभालो। इसी तरह से एचआर डिपार्टमेंट की हमने अपॉइंटमेंट कर दी। तो टोटल 600 लोगों को हमने एक जगह काम पर नहीं लगाया, हमने उनकी योग्यता के अनुसार तथा काम की रुचि के अनुसार, काम की आवश्यकता के अनुसार हमने क्या करा, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। परचेज डिपार्टमेंट अलग बनाया, सेल डिपार्टमेंट अलग बनाया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग बनाया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग बनाया, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग बनाया, एचआर डिपार्टमेंट अलग बना दिया। तो टोटल 600 लोग हमने इस तरह से बाइफरकेट कर दिए। तो ये जो हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, अलग अलग विभाग बना दिए, और इन पूरे के पूरे विभागों पर एक एक दो दो या तीन तीन लोगों की अपॉइंटमेंट कर दी उनको संभालने के लिए, और इन सारे डिपार्टमेंट्स पर हमने एक जनरल मैनेजर अपॉइंट कर दिया। तो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर मतलब कैसे कि यहाँ पर एक जनरल मैनेजर, उसके नीचे अलग डिपार्टमेंट, इन डिपार्टमेंट्स के नीचे इतने लोग, इस डिपार्टमेंट 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 के नीचे इतने लोग, और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके नीचे इतने सारे लोग। तो यहाँ पर अगर देखो, और इनके नीचे भी इतने लोग, तो एक पिरामिड आकार का बन गया। यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म एरिया हो गया, ये क्या हो गया, प्लेटफॉर्म एरिया जहाँ पे लेबर काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पे निम्न स्तरीय प्रबंधक हो गए, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मध्य स्तरीय प्रबंध, और ये उच्च स्तरीय प्रबंध। ये मैं आपको लास्ट क्लास में समझाया था। तो आप देखोगे तो एक पूरा ढांचा सा तैयार नहीं हो गया, एक पिरामिड आकार का एक ढांचा तैयार हो गया। ये बंदा यहाँ पे आके काम नहीं करेगा और ये बंदा ऊपर आकर के काम नहीं करेगा, इनकी जगह यही है काम करने के लिए। बाद में पदोन्नति हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी इसका काम करने का फिलहाल दायरा जो है वो यहाँ तक है कि ये प्लेटफॉर्म एरिया है, इस पर इतने लोग काम करेंगे। ये लो लेवल मैनेजमेंट है, यहाँ पर इतने लोग काम करेंगे। ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, यहाँ पर इतने लोग काम करेंगे। ये टॉप मैनेजमेंट है, यहाँ पर इतना या एक या दो या 10 बंदे काम करेंगे। ये इनको दिशा निर्देश देगा, ये इनको दिशा निर्देश देगा, और ये इनको दिशा निर्देश देगा। तो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर का निर्माण हो गया, ठीक है। और ये इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के निर्माण को हम क्या कहते हैं, संगठन। तो जो भी योजना बनाई है उस योजना को पूरा करने के लिए हमें एक संगठन का निर्माण करना पड़ता है। संगठन का निर्माण, ध्यान रखना, हर एक फैक्ट्री में इसी प्रकार से होगा। लोगों की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन संगठन हर एक फैक्ट्री में आपको ऐसे ही नजर आएगा। क्लियर। जैसे अगर हम अपने स्कूल की बात करें तो नवोदय विद्यालय समिति में क्या है, एक हेड है, हेड ऑफिस है। उस हेड ऑफिस के अंडर में, हेड ऑफिस जो कि दिल्ली में है, नोएडा सेक्टर 62 में है, वहाँ पर पूरी इंडिया के जितने भी स्कूल है सबको संचालित किया जाता है। और उस हेड ऑफिस के अंडर में 8 रीजनल ऑफिस है, 8 रीजनल ऑफिस है। उन 8 रीजनल ऑफिस में हर एक रीजनल ऑफिस के अंडर में 80 से 85 स्कूल हैं, कई जगह 60 भी हैं खैर, लेकिन ऑन एन एवरेज 70 से 80 स्कूल मान लीजिए आप। हेड ऑफिस एक, उसके अंडर में 8 रीजनल ऑफिस, क्षेत्रीय कार्यालय, एक एक रीजनल ऑफिस के अंडर में 70 से 80 स्कूल, और एक एक स्कूल के अंडर में 35 से 40 टीचर, और एक एक टीचर के अंडर में 40 से 50 बच्चे। तो ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बन गया, हेड ऑफिस, रीजनल ऑफिस, स्कूल, एक एक स्कूल के अंडर में एक, मतलब स्कूल का एक हेड बना दिया, प्रिंसिपल के अंडर में वाइस प्रिंसिपल के अंडर में जितने पीजीटीज के साथ में टीजीटीज के साथ में मिसलेनियस टीचर और मेस वर्कर, अदर स्टाफ। तो एक प्रिंसिपल के अंडर में इतने सारे लोग, 40 लोग, 45 लोग। स्कूल के ऊपर, हर एक स्कूल के ऊपर रीजनल ऑफिस के ऊपर हेड ऑफिस। तो यहाँ से दिशा निर्देश आते हैं, यहाँ पे पहुँचते हैं, यहाँ से आते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं, और फिर हमारे पास जो टीचर्स के पास जो दिशा निर्देश आते हैं फिर हम बच्चों तक पहुँचाते हैं। तो पिरामिड आकार बन गया। तो ये प्रॉपर एक संगठन बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक ढांचा बना हुआ है कि इसी ढांचे के अंतर्गत काम करना है। अब एक कॉमर्स का टीचर है तो वो साइंस वाले बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, एक कॉमर्स का टीचर 6th-7th क्लास को नहीं पढ़ाएगा, ठीक है ना। तो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। एक साइंस वाला बच्चा कॉमर्स की क्लास में जाके नहीं पढ़ेगा, एक कॉमर्स वाला बच्चा वापसी 10th क्लास में जाकर के नहीं पढ़ेगा। तो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इस जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। अब इससे आगे चलते हैं। तो जो हमने संगठन का निर्माण किया है, वहाँ 600 लोग अभी हमने खाली संगठन का निर्माण का मतलब संगठन के बारे में सोचा है कि ये हमारा संगठन होगा। अपनी आवश्यकता के अनुसार संगठन बनाया जाता है। संगठन का बेस वही है जो मैंने आपको पिरामिड आकार का बताया, लेकिन फिर भी हर एक फैक्ट्री और हर एक कंपनी में, चाहे छोटी फैक्ट्री हो बड़ी फैक्ट्री हो, संगठन अपने हिसाब से बनाना पड़ता है। लेकिन चाहे जैसा मर्जी संगठन हो, जैसा मर्जी ढांचा तैयार हो, लोगों की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो पूरे संगठन में कितने कितने और किस किस योग्यता वाले लोगों की आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार
कितने लोगों की ज़रूरत है उन लोगों को भरना, उन लोगों के लिए नियुक्तियां करना। जैसे मान लीजिए 600 लोगों की आवश्यकता थी हमारे एग्जाम्पल में, तो उन 600 लोगों को भरना भी तो पड़ेगा। हो सकता है कुछ मालिक भी हों उसमें, तो बाकी के मान लीजिए 590 लोगों की ज़रूरत है। 10 मालिक हैं, वो टॉप मैनेजमेंट में हो गए, लेकिन जो बाकी के 590 लोग हैं उनको भरना भी तो पड़ेगा। जिस तरह से नवोदय विद्यालय समिति का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, तो हेड ऑफिस से लेकर के रीजनल ऑफिस से लेकर स्कूल, स्कूल में चाहे टॉप पोस्ट हो चाहे लोअर पोस्ट हो, हर एक के लिए अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है। केवल सोचने से काम थोड़ी ना चलेगा। तो पहले सोचा, उसके बाद संगठन का निर्माण हुआ, निर्माण में तो संगठन के बारे में सोचा, ढांचा बनाया। तो हर एक ढांचे के लिए जितने लोगों की ज़रूरत है उन लोगों की अपॉइंटमेंट करना, वो कौन से कार्य में आएगा? नियुक्तिकरण, अपॉइंटमेंट, ठीक है, स्टाफिंग करना। तो स्टाफ, जैसे अगर सोचा जा रहा है कि परचेज डिपार्टमेंट में 50 लोगों की ज़रूरत है, कंपनी का एग्जांपल अगर हम लें तो परचेज डिपार्टमेंट में 50 लोगों की ज़रूरत है, तो 50 लोगों को भरना भी तो पड़ेगा। तो वो 50 लोग हम चाहे अखबार में ऐड दें, चाहे naukri.com पर ऐड दें, फॉर्म भरवाए लोगों से, लोग आएंगे, पेपर देंगे, इंटरव्यू देंगे, उसके बाद उन लोगों की अपॉइंटमेंट की जाएगी। इसी तरह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले लोगों की अपॉइंटमेंट होगी, इसी तरह फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले लोगों की अपॉइंटमेंट होगी। तो सब लोगों की अपॉइंटमेंट की जाती है, यहाँ से मेन काम चालू हो जाएगा। अपॉइंटमेंट हो गई, अपॉइंटमेंट होने के बाद में उन्हें फिर ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग मतलब कहने का ये नहीं कि स्पेशल कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग नहीं, मतलब नॉलेज तो है उन लोगों को, लेकिन अपनी संस्था के बारे में बताना ज़रूरी है। तो 1 महीने की 2 महीने की उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने के बाद में उन्हें पदों पर लगाया जाता है, और जब वो काम करने लग जाते हैं तो कुछ साल बाद उनकी पदोन्नति की जाती है, हर महीने का उन्हें वेतन दिया जाता है। तो ये सारे के सारे काम कौन से कार्य में आते हैं? नियुक्तिकरण। तो दोबारा से देख लीजिए, सबसे पहले हमने योजना बनाई कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा। फिर इस योजना के अनुसार हमने ढांचे का निर्माण किया कि हर एक पूरे हमारी कंपनी में कितने डिपार्टमेंट होंगे, कितने कितने लोगों की ज़रूरत है, वो हमने पूरा पर ढांचा बना दिया, और ये व्यक्ति ये काम करेगा। फिर उस ढांचे के अनुसार कितने लोगों की ज़रूरत है उन लोगों को रखा वास्तव में पदों पर। तो अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए बुला लिया अब हमने उन्हें, उनकी पदोन्नति भी कर रहे हैं, उन्हें वेतन भी दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये काम आ गया नियुक्तिकरण में। फिर जब नियुक्तिकरण करने के बाद लोग हमारे पास आ चुके हैं, अब उनको काम करने में लगा चुके हैं हम, अब क्या काम आ जाएगा? हमारा डायरेक्शन। तो जब लोग काम करने के लिए आ चुके हैं, अब उनके कामों को देखा जाएगा। तो इसमें मेनली 4 काम आते हैं। एक तो सुपरवाइज करना। सुपरवाइज करने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो लो लेवल के मैनेजर हैं, लो लेवल के जो प्रबंधक हैं, निम्न स्तरीय प्रबंधक, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है चाहे सेल डिपार्टमेंट में है, तो जो सुपरवाइज कर रहे हैं काम को, वो अपने कर्मचारियों के काम को मार्गदर्शन करते हैं, उनका देखते रहते हैं कि भाई काम ठीक हो रहा है नहीं हो रहा, और बाद में धीरे धीरे उनके काम को मार्गदर्शन देते हैं कि भाई आप इस काम को इस प्रकार से करो, इस काम को इस प्रकार से करो। तो किसी फैक्ट्री में जैसे अगर 300 लोग लगे हुए हैं, तो हो सकता है 8 से 10 लोग वहाँ पे सुपरवाइज़र हों। तो वो हर एक व्यक्ति अपने अंडर में जो 25 से 30 लोग हैं उनके काम को बताता रहता है कि भाई आप अपने काम को इस प्रकार से करो, इस मशीन को इस प्रकार से चलाना है। मतलब ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, लेकिन फिर भी उनके काम को वो देखते रहते हैं और उनकी गलतियों को ठीक करवाते रहते हैं। जब सुपरवाइज करेंगे तो जो उनकी गलतियां बताएंगे या उनको मार्गदर्शन देंगे, तो वहाँ पे संदेशवाहन का काम भी होता है, कम्युनिकेशन। ये कोई सेपरेट काम नहीं है, लेकिन फिर भी अलग से एक काम दे दिया गया निर्देशन के अंतर्गत। संदेशवाहन में क्या होता है कि जितने भी हमारे जो हम मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो उनको बताएंगे तो सिर्फ बोल करके ही बताएंगे चाहे लिख करके बताएंगे, तो हम अपने कर्मचारियों को, अपने अधीनस्थों को, केवल कर्मचारियों को नहीं, अधीनस्थों को भी, जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, तो उन तक हम अपने विचारों को पहुंचाते हैं कि भाई आप इस काम को इस प्रकार से करो। तो चाहे तो हम बोल करके बताएंगे, चाहे उन्हें लिख करके बता देंगे, ऑर्डर दे करके, बाद में उनसे साइन करवा लिया जाता है। मतलब कि आज मीटिंग है, आज जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबकी मीटिंग है, 15 दिन बाद इस टाइम पर मीटिंग है, तो ये बात बोली जाएगी, बताई जाएगी। तो ये कम्युनिकेशन कहलाता है। ये एक तरफा नहीं होता, 2 तरफा होता है। जब हम कम्युनिकेट करेंगे तो सामने वाला पक्ष भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बातें बोलेगा, अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो कम्युनिकेशन हमारी तरफ से भी होता है और नीचे वाले बंदों की तरफ से भी होता है। तो कम्युनिकेशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया? टॉप लेवल वाले लोग मिडिल वालों तक कम्युनिकेट करते हैं और मिडिल वाले टॉप लेवल वाले पर। इसी प्रकार से मिडिल वाला लो लेवल तक कम्युनिकेट करता है, उनको समझाएगा, और लो लेवल वाला मिडिल वाले तक कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो लो लेवल वाला है वो अपने अधीनस्थों यानी कि कर्मचारियों तक अपनी बातें पहुंचाएगा, और फिर अधीनस्थ कर्मचारी जो हैं वो लो लेवल तक पहुंचाएंगे। अब इसमें बात ये आती है कि जो टॉप वाला है वो डायरेक्टली लेबर तक नहीं पहुंचेगा,
टॉप वाला मिडल तक कम्युनिकेट करेगा, मिडल वाला जो है वो टॉप से भी कम्युनिकेट करता है, लो वाले से भी कम्युनिकेट करता है। इसी प्रकार से जो लो वाला है वो मिडल वाले से भी कम्युनिकेट करता है और कर्मचारी से भी कम्युनिकेट करता है। क्लियर? तो ये जो अपने विचारों को पहुंचाना, अपने संदेशों, अपनी भावनाओं को एक दूसरे से हस्तांतरित करना, वो सारा का सारा संदेशवान कहलाता है। नेक्स्ट आता है नेतृत्व। ये निर्देशन के ही कार्य चल रहे हैं सारे, उसके जो कह सकते हैं एक सब वर्ग, उप कार्य। कार्य तो मेन निर्देशन ही है, लेकिन ये उसके उप कार्य हैं। सुपरवाइज करना, कम्युनिकेशन देना, नेतृत्व करना। नेतृत्व मतलब नेता की तरह से काम करना। अब इसमें नेता की तरह से ये चैप्टर है प्रॉपर, उस टाइम पर आपको बात करेंगे। लेकिन नेतृत्व के अंतर्गत 3 प्रकार की शैली है। एक कोई भी नेता, चाहे इसमें टॉप लेवल की बात देख लो, मतलब प्रबंधक की बात कर रहा हूँ, कोई भी प्रबंधक जो नेता होता है वो 3 प्रकार से काम कर सकता है। चाहे इसमें टॉप लेवल वाला बंदा हो, टॉप लेवल वाला मैनेजर हो, मिडिल वाला हो, चाहे लो लेवल वाला हो। 3 प्रकार से कैसे? एक ये शैली अपनाता है निरकुंश शैली, और एक प्रजातांत्रिक शैली, और एक स्वतंत्र नेतृत्व शैली। हल्का फुल्का हिंट दे रहा हूँ, इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा कि होता क्या है कि जब कोई प्रबंधक अपने कर्मचारियों को या अपने जो नीचे वाले लोग हैं उनको केवल और केवल कहता है कि भैया मेरी बात सुनो, मैं जो हूँ केवल मैं ही हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम्हें बात माननी ही पड़ेगी, और अपने जो उसके अधीनस्थ जो लोग हैं उनको बिल्कुल भी बोलने की आज़ादी ना हो, अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी हो ही ना। कहते हैं ना वो तुगलकी फरमान, मोहम्मद बिन तुगलक, जो मैंने कह दिया बस वही, और ज़्यादा बोलोगे तो नौकरी से निकाल दूंगा। तो इस प्रकार की जो शैली होती है वो कहलाती है निरकुंश शैली, ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेसी होती है इसमें फुल। हिटलर वाला हिसाब है कि जो मैंने कह दिया बस वही, आप बोल ही नहीं सकते उसके आगे। तो इस प्रकार के नेता को कहते हैं हम निरकुंशवादी नेतृत्व या निरकुंश शैली, निरकुंश नेता, निरंकुश। एक होती है प्रजातांत्रिक, नाम से पता चल रहा है लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक, प्रजा को भी बोलने की आज़ादी है। जब नेता बोलता है यानी कि प्रबंधक कहता है, इसमें चाहे टॉप लेवल वाला हो, चाहे मिडिल वाला, चाहे लो वाला, तो नेता ने बोला यानी कि जो प्रबंधक है उसने बोला कि भैया आप भी अपनी विचार व्यक्त करो, मैं भी बता रहा हूँ, आप भी बताओ, जो ठीक रिजल्ट निकलेगा उसके हिसाब से काम किया जाएगा, और मेनली मैं आपकी बात ज़्यादा सुनूंगा। तो जब लो लेवल वाले लोगों को भी अपनी बात कहने का अधिकार हो और अपने उनके हिसाब से भी फैक्ट्री चलाई जा रही हो, तो उस चीज़ को कहा जाता है प्रजातांत्रिक शैली। और एक होता है स्वतंत्र नेतृत्व शैली। इसमें क्या करता है प्रबंधक? पूरी तरह से फ्री छोड़ देता है। प्रजातांत्रिक में ध्यान रखना, फ्री नहीं छोड़ता, अल्टीमेटली दोनों मिलकर के चला रहे हैं। स्वतंत्र में क्या होता है? पूरी तरह से फ्री छोड़ देता है कि भैया ये काम करना है, अब आप देख लो कैसे करोगे। 1000 करोड़ की सेल करवानी है, अब प्रोडक्ट परचेज वाले को ही बोल दिया कि भैया आप अपने तरीके से देख लो, माल जहाँ से खरीद सकते हो सस्ता से सस्ता वो खरीद लो। प्रोडक्शन वाले को ही बोल दिया कि माल खरीद के आएगा, भैया आप देख लेना, अपने हिसाब से बनवाओ, जो भी जैसा मर्जी बनवाओ। और सेल वाले को बोल दिया कि भैया आप बिकवाओ, 1000 करोड़ की सेल का मुझे टारगेट पूरा करके देना है, आप देख लो कैसे करना है। तो जब इस प्रकार की नीति अपनाई जाती है तो वो कहलाती है स्वतंत्र नेतृत्व शैली। तो ये नेतृत्व के 3 प्रकार हैं। नेतृत्व का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी प्रबंधक, चाहे वो उच्च स्तरीय प्रबंधक हो, मध्य स्तरीय प्रबंधक हो, और चाहे निम्न स्तरीय प्रबंधक हो, तो वो अपने अधीनस्थों, केवल कर्मचारियों की नहीं, अधीनस्थ की बात कर रहा हूँ। टॉप वाले का अधीनस्थ कौन होगा? मिडल वाला। मिडल वाले का अधीनस्थ कौन होगा? निम्न वाला, लो वाला। और निम्न वाले का अधीनस्थ कौन होगा? कर्मचारी। तो जितने भी प्रबंधक हैं, प्रबंधक तो केवल 3 है, टॉप वाला, मिडल वाला और लो वाला, तो वो अपने अधीनस्थों से किस प्रकार से काम करवा रहे हैं? वो 3 प्रकार से करवा सकते हैं, या तो निरंकुश, या प्रजातांत्रिक, या स्वतंत्र नेतृत्व शैली। तो ये भी इसका निर्देशन का एक तरीका है, निर्देशन का एक प्रकार है। लास्ट में आता है अभिप्रेरणा। कोई भी प्रबंधक अपने अधीनस्थों से किस प्रकार की भावना का निर्माण करता है जिससे वो अपनी अधिकतम कार्यक्षमता पर कार्य करने लगते हैं। मतलब कोई भी नेता या कोई भी प्रबंधक अपने कर्मचारी जो उसके पास काम कर रहे हैं, कर्मचारी का मतलब लोगों की बात नहीं हो रही, कोई भी कर्मचारी है जो अपने उसके अधीनस्थ हैं, तो उनसे किस प्रकार से अधिक कार्यक्षमता पे कार्य करवा सकता है, उसका जो तरीका होगा उसको कहते हैं मोटिवेशन देना, अभिप्रेरणा देना। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कंपनी के अंदर जो टॉप लेवल वाला बंदा है उसके अंडर में 6 विभागीय कर्मचारी थे या विभागीय प्रबंधक थे। टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले उसके अंडर में परचेज डिपार्टमेंट भी है, सेल डिपार्टमेंट भी है, और
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है। तो वो जो परचेज डिपार्टमेंट वाले से उसने बोला कि भैया अगर आप सस्ता माल खरीद लाओगे, ठीक है, तो मैं आपको 0.5% की कमीशन इस पर दे दूंगा, जितना आप पैसा बचा सकते हो। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, उसने बोला कि भैया अगर आप सस्ता माल खरीद के लाओगे तो ठीक है, और अगर नहीं लाओगे तो मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा। दोनों ही बातों में जो परचेज डिपार्टमेंट वाले का जो हेड है उसके सिर पे प्रेशर हो गया। एक में हो गया कि भैया उसे कमीशन कमाने का लालच है तो वो सस्ता सामान खरीद के लेके आएगा, एक में अपनी नौकरी बचाने का लालच है तो वो सस्ता सामान खरीद के लेके आएगा। इसी तरह उसने प्रोडक्शन वाले को बोला कि भैया अगर आपने 1000 करोड़ के लिए जो हमारे को सेल करनी है उसके लिए माल नहीं बना करके दिया इस पूरे साल के अंदर अंदर, तो आपकी तुरंत नौकरी जाएगी। और दूसरे तरीके में उसने क्या बोला, या दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि अगर आपने 1000 करोड़ का जो सेल है, अगर मुझे उसको टारगेट को अचीव नहीं करवाया, मतलब करवाओगे, अगर आप करवा देते हो तो मैं आपकी तुरंत सैलरी बढ़वा दूंगा। जितनी आपकी सैलरी है उसमें 50% का आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, 50% आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। इस समय आपकी सैलरी मान लीजिए 2 लाख रुपए है तो आपकी सैलरी 3 लाख रुपए पर मंथ की हो जाएगी। तो दोनों बातों में फ़र्क है। एक में है पॉजिटिव मोटिवेशन कि भैया अगर आप काम करवा देते हो तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपको कमीशन मिलेगा, तो ये कहलाता है पॉजिटिव मोटिवेशन, धनात्मक अभिप्रेरणा। और एक में उसके मन में डर बैठाया जा रहा है। डर बैठाने का मतलब अगर भैया ये काम नहीं किया तो नौकरी जा सकती है, या सैलरी कम हो सकती है, या सबके सामने बेइज्जती हो सकती है। तो इस प्रकार से जब काम किया जा रहा है तो वो ऋणात्मक अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा दोनों ही है, मोटिवेशन दोनों ही है। एक में डर से काम करवाया जा रहा है, एक में अच्छी भावना के साथ काम करवाया जा रहा है। तो डर से काम करवाना वो नेगेटिव मोटिवेशन है, और ढंग से बात करना, उसको पदोन्नति करना, उसकी सैलरी बढ़ाना, ये पॉजिटिव मोटिवेशन है। तो ये भी हमारा प्रबंधक का कार्य है। तो निर्देशन वाले कार्य में 4 कार्य हैं: सुपरवाइज करना, कम्युनिकेशन देना, नेता की तरह से काम करना, ये जो 3 प्रकार बताए, और एक में अभिप्रेरणा देना। अभिप्रेरणा दोनों प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना अभिप्रेरणा से काम का जो रिजल्ट है वो बेटर आएगा। कितना सही है कितना गलत मैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा, मैं केवल इतना बताना चाह रहा हूँ कि अभिप्रेरणा जब दी जाती है तो अभिप्रेरणा से रिजल्ट बेटर आता है। अब चाहे डर के माध्यम से काम करवा लो, काम तो फिर भी होगा ना। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही करना चाहिए, मैं केवल बता रहा हूँ कि अभिप्रेरणा का मतलब क्या है। कि अगर डर से काम करवाया तो तब भी माल जल्दी बनेगा, सस्ते रेट पे खरीदा जाएगा, सेल भी अच्छी होगी। आप देखते होंगे जैसे कि डेबिट कार्ड बनाने वाले लोग आते हैं, सॉरी क्रेडिट कार्ड बनाने वाले लोग आते हैं, इंश्योरेंस वाले लोग आते हैं, आपके घर में भी फ़ोन आते होंगे कि सर प्लीज़ क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, सर बैंक से लोन ले लीजिए, सर ऐसा कर लीजिए। तो उनके माइंड में डर रहता है, कमीशन का तो लालच है ही, साथ साथ में डर भी है कि अगर टारगेट अचीव नहीं किए तो उनकी नौकरी जा सकती है। तो इससे क्या होता है, काम बढ़ता है, जो उनकी एफिशिएंसी है काम करने की वो बढ़ती है। अब चाहे वो डर से बढ़े और चाहे पॉजिटिव इन्वायरमेंट से बढ़े। तो अभिप्रेरणा में क्या है, डर से या फिर धनात्मक अभिप्रेरणा के माध्यम से काम में बढ़ोतरी होती है, उनकी अधिकतम कार्यक्षमता बढ़ जाती है। तो ये नेतृत्व के अंतर्गत है, सॉरी निर्देशन के अंतर्गत है। और लास्ट कार्य आता है प्रबंधक का नियंत्रण करना। तो नियंत्रण क्या है, नाम से पता चल रहा है कंट्रोल करना, बिल्कुल लास्ट का कार्य आता है। तो जितना भी हमने योजना बनाई, योजना के हिसाब से ढांचा बनाया, ढांचे के लिए जितने लोगों की ज़रूरत थी उनकी अपॉइंटमेंट करी, और अपॉइंटमेंट करने के बाद उन लोगों पर हमने एक तरह से डायरेक्शन दिया कि ये काम करो, इस प्रकार से करो, कम्युनिकेशन भी किया, अभिप्रेरणा भी दी उन्हें, और अच्छे नेता, बुरे नेता और स्वतंत्र प्रकार के नेता के तौर पर हमने काम भी किया। और लास्ट में जब वो काम बन करके आ रहा है तो उस काम को कंट्रोल करना कि काम हमारा ठीक प्रकार से हो रहा है अथवा नहीं हो रहा, उस चीज़ को देखना, वो चीज़ क्या कहलाता है, नियंत्रण। तो इसमें मैंने 3-4 लाइनें लिखी हैं, इसको देखते हैं एक बार क्या है। इसमें मैंने वर्ड का प्रयोग किया है प्रमाप, स्टैंडर्ड। तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें, समझते हैं इसको। एक्चुअली में जैसे एक लेबर को अगर हमने काम पर लगाया, लेबर तो खैर वैसे बहुत सारी होती है, तो जो हमारी फैक्ट्री में जितनी भी लेबर काम कर रही है उसमें से एक लेबर को हमने काम पे लगाया, तो हमने ये देखा कि एक लेबर ऑन एन एवरेज एक दिन में इतना काम करना ही चाहिए। ये चलो महीने का एग्जांपल लें कि अगर हमारी फैक्ट्री शर्ट बनाने की है तो शर्ट बनाने वाली फैक्ट्री में एक लेबर द्वारा पूरे महीने में 15 शर्टें बननी ही चाहिए, 15 शर्टें बननी ही चाहिए, 15 शायद थोड़ी कम हो गई, 50 शर्टें बननी ही चाहिए।
तो एक महीने में एक व्यक्ति द्वारा शर्ट का उत्पादन कितना होना चाहिए? 50 शर्टें। ठीक है। अब बात आती है, अगर हमारी फैक्ट्री के अंदर 10 लेबर काम कर रही है तो 500 शर्टें होनी चाहिए, और अगर 100 लेबर काम कर रही है तो 5000 शर्टें एक महीने की बननी चाहिए। तो मान लीजिए हमारी फैक्ट्री में 100 लेबर काम कर रही है तो 5000 शर्टें एक महीने का प्रोडक्शन होना ही चाहिए। तो ये जो हमने बनाया है कि शुड बी प्रोड्यूस्ड इन ए मंथ इन आवर फैक्ट्री, ये क्या कहलाएगा? एक स्टैंडर्ड बना दिया हमने कि ये स्टैंडर्ड तो अचीव्ड होना ही चाहिए, इस स्टैंडर्ड को तो हमारी फैक्ट्री में प्राप्त करना ही चाहिए। ये चाहिए वाली जो लैंग्वेज आ गई, इसी चीज़ को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड। लेकिन हमारी फैक्ट्री में क्या हुआ, अलग अलग लेबर काम कर रही है, कुल मिलाकर के हमारी फैक्ट्री के अंदर 4800 शर्ट का ही प्रोडक्शन हुआ। 4800 शर्ट का ही प्रोडक्शन हुआ, जबकि हमने स्टैंडर्ड कितना बना रखा है? 50 शर्टों के हिसाब से 5000 शर्ट होगा। 100 लेबर काम कर रही है, हर एक बंदे द्वारा 50 का प्रोडक्शन होना चाहिए, तो कुल मिलाकर के 5000 शर्टें बननी चाहिए। लेकिन हमारी फैक्ट्री में बनी कितनी? 4800। तो जो 200 कम बनी है, हमें क्या करना पड़ेगा? कंट्रोलिंग वाले काम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रमाप का निर्माण करते हैं, प्रमाप बनाएंगे, फिर हम देखते हैं कि हमारी फैक्ट्री में उत्पादन कितने का हुआ। तो प्रमाप बना था, स्टैंडर्ड बना था 5000 शर्टें। दूसरा स्टेप हमने क्या फॉलो किया, हमारी फैक्ट्री में उत्पादन कितने का हुआ? 4800 शर्टें। फिर हम देखते हैं कि पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है, नेगेटिव डिफरेंस आ रहा है, या कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। 3 आंसर आ सकते हैं। अगर प्रमाप बना है 5000 शर्टें और हमारी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हुआ 4800 का, तो माइनस में आ गया आंसर, यानी कि 200 शर्टें कम बनी हैं। अगर शर्टें बनी होती थी 5000 तो कोई डिफरेंस आता ही नहीं, और अगर शर्टें बनी होती 5100 तो 100 का डिफरेंस आता, लेकिन वो पॉजिटिव डिफरेंस आता। तो 3 प्रकार के आंसर हो सकते हैं, या तो कोई डिफरेंस नहीं आता, या डिफरेंस आता पॉजिटिव 100 का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, या डिफरेंस आता नेगेटिव, जैसे 200 का बताया आपको एग्जांपल। तो अगर कोई डिफरेंस नहीं आया या फिर पॉजिटिव डिफरेंस आया, तब तो हम उसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है भाई। हमने 5000 सोचा था, 5000 का बन गया तो कोई दिक्कत ही नहीं। हमने 5000 का सोचा था 5100 बन गई, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फ़ायदे की बात है। लेकिन अगर हमने 5000 का सोचा और 4800 बनी, या 4900 बनी, या 4950 बनी, तो जो कमी आई है उसको पता किया जाएगा, और वो कमी क्यों आई है उनके कारणों का पता लगाया जाएगा। भाई कहीं ना कहीं तो किसी लेबर ने अपनी 50 से कम बनाई होंगी ना, ठीक है, कहीं ना कहीं तो प्रोडक्शन कम हुआ है, तभी तो हमारा 5000 का जो स्टैंडर्ड है उसको पूरा नहीं किया गया। तो नियंत्रण वाले काम में क्या करते हैं हम सबसे पहले एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, और फिर जितना भी हमारी फैक्ट्री में काम हुआ है उस पूरे काम को स्टैंडर्ड के हिसाब से तुलना करते हैं। यदि वास्तविक कार्य स्टैंडर्ड से कम आया है तो फिर उसके कारणों का पता लगाया जाता है। अगर बराबर आया है, ज़्यादा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कम आया तो उसके कारणों का पता लगाया जाता है कि भैया वास्तविक तौर पर क्या काम है, मतलब क्या गलती हो रही है जिसकी वजह से हम अपने स्टैंडर्ड को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ कमी है। तो उसके बाद उनके कामों को, यानी कि जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो ये है बेटा नियंत्रण। इसमें टोटल 5 कार्य मैंने आपको बता दिए, प्रबंध के कार्य। सबसे पहले योजना बनाई, योजना के हिसाब से ढांचा बनाया, ढांचा बनाने के बाद लोगों की ज़रूरतें उनको अपॉइंट किया, उनको नौकरी पर रखा, उनको प्रमोशन दी। नौकरी पर रखा सबसे पहले, तो नौकरी पर रखने के बाद उनको ट्रेनिंग दी। जब वो काम करने लायक हो जाते हैं उनको सैलरी देना चालू करते हैं, ठीक है। सैलरी देने के बाद धीरे धीरे उनकी पदोन्नति की जाती है। जब और इस पूरे प्रोसेस के दौरान उनको निर्देशित भी किया जाता है कि भैया इस काम को इस प्रकार से करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। उस मामले में हम उन्हें सुपरवाइज भी करते हैं, कम्युनिकेट भी करते हैं, उनको नेता के तौर पर भी काम करते हैं उनके साथ, और उनको मोटिवेट भी करते हैं। और जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा होता है तो बीच बीच में काम को नियंत्रित भी किया जाता है। तो ये 5 कार्य प्रबंध के हैं, और मैं पहले बता चुका हूँ इन 5 के ऊपर सेपरेट चैप्टर है, एक एक चैप्टर में हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को आप बार बार देखिएगा, बुक से पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा।